हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर जो कि 9th के आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड का कॉमन टॉपिक है उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था अभी तक। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि व्हेन अ वो each and every object in this universe attract each other with a force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक है, और ये फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। यहाँ से जो फॉर्मूला ड्राइव होता है वो क्या होता है? F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है वो आर स्क्वायर की क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये क्या होता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ कहलाता है। ठीक है, तो अगर जैसे डिस्टेंस को हमने डबल कर दिया तो फोर्स क्या हो जाएगा? एक तो कम होगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स क्या होगा? कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो डिस्टेंस के स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर डिस्टेंस डबल हो गई, फोर्स क्या हो जाएगा? 1/4। फोर्स क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। अगर डिस्टेंस ट्रिपल हो गई तो फोर्स क्या हो जाएगा? 1/9 हो जाएगा। अगर डिस्टेंस हाफ हो गई तो फोर्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर डिस्टेंस 1/3 हो गई तो फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा, और कितना हो जाएगा? 9 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने के जो ग्रेविटेशन का लॉ है उसका जो इम्पोर्टेंस सीखा था। ठीक है, जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। मून जो है अर्थ के अराउंड रोटेट करता है। सैटेलाइट्स जो है अर्थ के अराउंड रोटेट करती हैं। टाइड्स का फॉर्मेशन। ठीक है, हम लोग अर्थ पे खड़े हुए हैं ग्रेविटेशन के कारण। ठीक है, एटमॉस्फेयर जो है वो सेटल डाउन है अर्थ के सराउंडिंग में, तो वो किसके कारण है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ठीक है, फिर इसके बाद हमने जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे कि ये क्या होता है? सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। ठीक है, ये सेंट्रल फोर्स होता है। ठीक, और एक शायद पॉइंट हमने उस दिन मिस कर दिया था, क्या कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। ठीक, मीडियम बीच में कुछ भी हो, ठीक है, जो दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में फोर्स उतना ही लगेगा। भले ही हम ऑब्जेक्ट्स को चाहे मून पे ले जाएं, वहां वैक्यूम में, चाहे अर्थ पे ले आए, चाहे यहाँ पे एयर हो, एटमॉस्फेयर हो, तो लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है। जो मीडियम पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? तो इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। तो अब हम इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एक या दो, और उसके बाद हम फ्री फॉल और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे। चलो बेटा, तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, अर्थ ये हो गया अर्थ। मान लीजिए इसका मास m है। ठीक है, इसकी सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास स्मॉल m है। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमें फोर्स बताना है, जबकि हमें पता है क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 1 kg है। और कैपिटल M जो मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ अर्थ कितना गिवन है? 6 इंटू 10⁻24 kg। मास ऑफ अर्थ है 6 इंटू 10⁻24 kg। और रेडियस ऑफ अर्थ यहां से लेके इस पॉइंट से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, ये क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। अच्छा, कुछ चीजें बहुत डिटेल में समझते हैं हम लोग। जैसे फोर्स लगता है तो डिस्टेंस क्या है? हम इनके सेंटर पॉइंट से लेते हैं। कहां से लेते हैं? इनके सेंटर पॉइंट से लेते हैं। लेकिन यहाँ तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो हमने ली नहीं है, मेजर नहीं की सेंटर पॉइंट तक की। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि अर्थ की रेडियस क्या है? 6400 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर में अगर देखें तो 6400 किलोमीटर है, और यहाँ पे देखो 640000 इतना इतना मीटर रेडियस है। अब ये ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर, 200 मीटर। ठीक है, तो 100-200 इसमें ऐड करोगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। तो इसीलिए हम इसको कैसा ले लेते हैं? इसकी जो क्या कहते हैं डिस्टेंस सेंटर पॉइंट तक की, उसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो जो हम आर की वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे? अर्थ की रेडियस के ही बराबर लेंगे। देखो बेटा, तो
हमें ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। फोर्स इज जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो m1 क्या है, कैपिटल, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, ठीक है, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर। g की वैल्यू 6.7 इंटू 10 की पावर माइनस 11, कैपिटल M की वैल्यू 6 इंटू 10 की पावर 24, स्मॉल m की वैल्यू 1 kg अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ कितना है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया हमारा। अब इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए देखो, ये तो आपको पता ही है, अगर a की पावर m है अपॉन b की पावर n है तो ये क्या हो जाता है, सॉरी, अपॉन a की पावर n है तो ये क्या होता है, a की पावर m अपॉन m माइनस n, क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस n। देखो बेटा यहाँ अगर लिखा है 10 की पावर 12 अपॉन 10 की पावर 3, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 10 की पावर 9। क्लियर है। तो इसी तरह यही चीज हमें उसमें लगानी है। ठीक, इतनी बात समझ गए। अगर मान लो 6 की पावर भी होती, 6 की पावर 7 अपॉन 6 की पावर 2, तो क्या 6 की पावर 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 की पावर 5। ठीक है, तो इस तरीके से ये लॉजिक हमें इसमें लगाना है। ठीक, और सिंपली हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 6.7 इंटू 6 करोगे तो कितना आएगा, 6 7 जा 42, 4 6 6 जा 36 और 4 40, तो ये कितना है 40.2, ये हो गया 40.2। ठीक है, अब 6.4 का होल स्क्वायर, अगर 6.4 का होल स्क्वायर निकालना तो 6.4 इंटू 6.4 करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 40.96। कितना आएगा, 40.96। क्लियर। अब देखो ये स्क्वायर निकालने का एक तरीका होता है, सीधी सिंपल बात है। जैसे अगर आपको 50 के ऊपर किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना, ठीक है, जैसे आपको 54 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो 54 50 से कितना बड़ा है, 54 50 से कितना बड़ा है, ये 4 बड़ा है, तो हम ये 4 क्या है 25 में ऐड कर देते हैं, तो ये जाता कितना 26, वो 29। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना 16, तो 2916 आ गया। सीधे सिंपल। इसी तरह अगर हमने 64 का देखो तो 50 से कितना बड़ा है, 14 बड़ा है। कितना बड़ा है 14, तो 25 में हमने क्या किया 14 ऐड कर दिया, और जब 14 ऐड किया तो ये कितना आ गया 39। ठीक है, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, तो 96 यहाँ लिख दिया और 1 कैरी करके इसको क्या बना दिया 39 को 40, तो ये 40.96। आप लोग तो सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये क्या है, तरीके हैं अगर आपको तुरंत निकालना है। ठीक है, तो ये क्या है 10 की पावर माइनस 11 इंटू 10 की पावर माइनस 11। ठीक है, यहाँ क्या है 10 की पावर 24, तो a की पावर m इंटू a की पावर n लिखा है, तो ये कितना a की पावर m प्लस n, क्या होता है a की पावर m प्लस n। जैसे 10 की पावर 11 इंटू 10 की पावर 12 लिखा है, तो ये कितना हो 10 की पावर 11 प्लस 12। ठीक है, अगर लिखा है 10 की पावर 11 प्लस 10 की पावर 12 अपॉन 10 की पावर 2, तो ये क्या हो जाए 10 की पावर 11 प्लस 10 की पावर 12 अपॉन 10 की पावर 2। ठीक है, और a की पावर m अपॉन a की पावर n हो गया, तो ये क्या हो जाएगा a की पावर m माइनस n, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, ऊपर ही ऊपर सॉल्व कर दिया हमने। तो 10 की पावर -11 और ये क्या मल्टीप्लाई 10 की पावर 24, तो प्लस कर दोगे कितना 24। क्लियर है। यहाँ पे था 10 की पावर 6, ठीक है, तो 10 की पावर 6 का स्क्वायर, 10 की पावर 6 का स्क्वायर क्या किया 6.4 का स्क्वायर किया 40.96, और 10 की पावर 6 का स्क्वायर करोगे कितना 10 की पावर 12, तो यहाँ लिख दो 10 की पावर 12। क्लियर है। तो ये हो गया 40.2 अपॉन 40.96 को करोगे तो ये 0.98 आएगा। कितना आएगा 0.98। हमें तो याद है, कई साल से पढ़ा रहे हैं यही चीज। तो 10 की पावर -11 प्लस 24 प्लस 12, ठीक है, -12। ठीक है, नीचे से उठ के जाएगा ना ऊपर, तो क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.98 इंटू 10, तो ये आ गया 9.8 न्यूटन। कितना आ गया 9.8 न्यूटन।
क्लियर है। तो जो अर्थ अर्थ और वो 1 kg का ऑब्जेक्ट था, उनके बीच में कितना फोर्स लग रहा था, 9.8 न्यूटन। क्लियर है इतनी बात। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसके बेस पे, फिर हम लोग अगला टॉपिक फ्री फॉल चालू करेंगे। हाँ तो देखो बेटा क्या है क्वेश्चन, हाउ मच इज द ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स में कितना चेंज हुआ है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच में, जब उनके मास को क्या कर दिया, इज रिड्यूस टू हाफ, मास को क्या कर दिया, आधा कर दिया। ठीक है, तो मान लीजिए पहले ऑब्जेक्ट का अगर मास इस m1 और m2 था, पहले क्या था ऑब्जेक्ट का मास m1 और m2 था, और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा था वो कितना लग रहा था, F लग रहा था। इनके बीच में ऐसे नहीं बना, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा था वो कितना लग रहा था, F1 लग रहा था। ठीक है, अब क्या किया हमने, इनके बीच के मास को क्या कर दिया, आधा कर दिया। तो अब जो नया मास हो गया वो क्या हो गया, m1/2, और दूसरा नया मास क्या हो गया, m2/2। अब इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा ये हमें बताना है। क्लियर है। तो देखो बेटा F1 की वैल्यू कितनी होगी, कैपिटल जी m1m2/r², क्योंकि डिस्टेंस तो भैया कोई चेंज हुआ नहीं है डिस्टेंस में, तो हम उसको वैसे ही रखेंगे। ये F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी m1 की जगह m1/2, मास क्या हो गया आधा, इंटू m2/2, आधा मास हो गया, अपॉन r²। ठीक है, ये कितना हो गया, जी m1m2 अपॉन ये 2 इंटू 2 4 नीचे आ जाएगा तो कितना हो गया 4r², कितना हो गया 4r²। तो F2 की वैल्यू कितनी हुई, जी m1m2 अपॉन 4r²। ठीक है, तो जी m1m2 अपॉन r² की जगह ये जी m1m2 अपॉन r² की जगह F1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां से आ जाएगा आपका F2 इज इक्वल टू F1/4। ठीक है, F2 क्या आ जाएगा, F1/4। तो जो फोर्स है उन दोनों के बीच में वो कितना हो गया, 1/4 हो गया। कितना हो गया, 1/4। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कहते थे फोर्स डबल हो जाता तो यहाँ 4 आ जाता। ठीक है, तो 4 टाइम्स हो जाता फोर्स। ठीक, तो इसी तरीके से इन सब क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम लोग फ्री फॉल की तरफ। फ्री फॉल और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए चलिए। ठीक है, तो फ्री फॉल और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। फ्री फॉल आप लोग शायद चैप्टर 1 में पढ़ भी चुके हो। फ्री फॉल क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है, जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ की सरफेस के तरफ आ रही है, तो उसको क्या बोलेंगे कि वो फ्री फॉल की कंडीशन में है। ठीक है, जैसे हवाई जहाज से कोई आदमी कूद गया वो फ्री फॉल की कंडीशन में है, ऊपर से कोई हमने पत्थर छोड़ दिया वो फ्री फॉल की कंडीशन में है। ठीक है, और जैसे चिड़िया के पंख टूट के गिर गए तो क्या है, फ्री फॉल की कंडीशन में है। तो कोई भी चीज जो ग्रेविटेशनल फोर्स के, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ की तरफ आ रही है वो किस कंडीशन में होगी, फ्री फॉल की कंडीशन में होगी। ठीक है, और एक ये फॉर्मूला तो आप लोग जानते होंगे, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अर्थ की तरफ आ रहा है, ये मान लो अर्थ का सरफेस है, कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आ रहा है तो वो किसी कोई ना कोई फोर्स तो लग ही रहा है उस पे क्या कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। तो वो फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये क्या है, एक तो देखो मास इसका m है मान लो, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का मास m है, ये हो गई आपकी अर्थ की सरफेस। ठीक है, ये कैपिटल M हो गया अर्थ का मास, और कैपिटल R हो गई अर्थ की रेडियस। ठीक है, और ये स्मॉल r होगा जो कि क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, कितने ऊपर पहुंच जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, हिमालय से ऊपर भी अगर ऑब्जेक्ट पहुंच जाएगा तो हिमालय की ऊंचाई कितनी है, 8,850 मीटर। कितनी, 8,850 मीटर। और अर्थ की रेडियस क्या है, 6,400 किलोमीटर, मतलब 6,400,000। और माउंट एवरेस्ट कितना है, 8,850। तो क्या है, इसके सामने नेग्लिजिबल ही है। ठीक है, तो इतनी ऊंचाई से भी अगर कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो हम मानते हैं कि
ये जो है केवल रेडियस तक की डिस्टेंस ही लेंगे हम, ठीक है। तो ये फोर्स कितना लगेगा, एक तो mg हमें पता है कि कोई भी मतलब फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और अर्थ के केस में उस एक्सेलरेशन को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कितना क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है, अर्थ के केस में। ठीक, जब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल की कंडीशन में होता है तो जो जिस एक्सेलरेशन के साथ वो नीचे आ रहा होता है, मतलब उसकी स्पीड क्या है, मोमेंट में इंक्रीज हो रही है, वो कितनी स्पीड किस रेट से इंक्रीज हो रही है, क्या, स्मॉल जी से, ठीक है। तो एक तो देखो बेटा फोर्स क्या हो गया, mg हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वैल्यू क्या है, g m इंटू m, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट का मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ देखो ऑब्जेक्ट के मास से ऑब्जेक्ट का मास कैंसिल हो गया, स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। क्या होगी स्मॉल जी की वैल्यू, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर स्मॉल जी की वैल्यू होगी। और इसको अगर हम वैल्यू निकालें 6.7 इंटू 10 की पावर माइनस 11 इंटू मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 की पावर 24 अपॉन 6.4 इंटू 10 की पावर 6 का होल स्क्वायर, और इसको अभी अभी हमने सॉल्व किया था, कितना आया था, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। उसमें क्या आया था, न्यूटन आया था, लेकिन यहाँ क्या हमने स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल कर दिया, तो स्मॉल जी की वैल्यू कितनी आ गई, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है बात, स्मॉल जी की वैल्यू हो गई 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यही स्मॉल जी अगर हम, ये तो अर्थ पे हो गई, अगर यही स्मॉल जी हम मून पे कैलकुलेट करेंगे, किस कहाँ पे, मून पे कैलकुलेट करेंगे, तो मून का मास कम हो जाएगा, तो ये होती है 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितनी होती है स्मॉल जी की वैल्यू मून पे, 1.63 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब 9 जो अर्थ पे जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका 1/6 क्या होगी, वो मून पे होगी। मून पे कितनी होगी, 1/6 ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ग्रेविटी ऑन अर्थ, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो चलो अब हम बात करते हैं मास और वेट की। चलो अच्छा ठीक है, मास वेट और बाकी जो भी टॉपिक बचा है, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, ये सब बचे हैं, ठीक है। और जो फ्री फॉल के न्यूमेरिकल्स हैं वो बचे हैं, तो उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।